क्या होता है जब जंगल की रानी एक बाघिन अपनी आखिरी सांसों में इंसानों से मदद मांगने आती है। ये कहानी सिर्फ एक जानवर के बचाव की नहीं है। यह विश्वास, विश्वासघात और एक ऐसे असाधारण बंधन की कहानी है जो इंसानी दुनिया और जंगल के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देती है। आज आप एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां दयालुता का एक छोटा सा काम एक खतरनाक तूफान को जन्म देता है, और जहां एक वादा निभाने के लिए जंगल खुद इंसाफ करने उतर आता है। अंत तक बने रहे, क्योंकि इस कहानी का अंत आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी भारत के पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के घने जंगलों के किनारे बसे एक छोटे से गांव पनोबीथी की है। यह एक ऐसी जगह है जहां सभ्यता और प्रकृति एक दूसरे से टकराती है। यहाँ की हवा में मैंग्रोव की नमकीन महक और जंगली फूलों की मीठी सुगंध घुली रहती है। हमारी कहानी की नायिका है मीना, एक युवा और साहसी नर्स जो इसी गांव के छोटे से स्वास्थ्य केंद्र में काम करती है। मीना के खून में जंगल बसता है। उसके दादा विक्रम जी एक सम्मानित रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे, जिन्होंने उसे जंगल का सम्मान करना और उसके रहस्यों को समझना सिखाया। मीना के लिए जंगल कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक घर जैसा था, जिसकी हर आहट और हर पेड़ से वह वाकिफ थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जंगल का यही प्यार जल्द ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। एक ऐसी परीक्षा जो उसे गांव के सबसे ताकतवर और क्रूर आदमी ठेकेदार सूरज सिंह के बेटे राजन के खिलाफ खड़ा कर देगी। मानसून की एक अंधेरी रात थी। भारी बारिश ने कच्ची सड़क को कीचड़ के दरिया में बदल दिया था। मीना और एम्बुलेंस का ड्राइवर रोहन पास के गांव से एक मरीज को छोड़कर लौट रहे थे। पुरानी महिंद्रा जीप की हेडलाइट्स बारिश की मोटी बूंदों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। जंगल के कीड़े मकोड़ों की आवाज बारिश की आवाज में डूब गई थी, जिससे एक अजीब सा सन्नाटा पैदा हो गया था। मीना खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके मन में अपने दादा विक्रम जी के साथ बिताए बचपन के दिन घूम रहे थे। तभी अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में एक विशाल नारंगी और काली आकृति उभरी। रोहन ने घबराहट में चीखते हुए ब्रेक लगाए। गाड़ी फिसलती हुई उस आकृति से कुछ ही इंच पहले रुकी। मीना का दिल उसके मुंह को आ गया था। सामने सड़क पर एक बाघिन लेटी हुई थी। उसका शरीर कीचड़ से सना था और उसकी सांसें भारी चल रही थीं। वह घायल थी और उसका फूला हुआ पेट बता रहा था कि वह मां बनने वाली है। मीना, अंदर ही रहो, दरवाजा मत खोलो, रोहन ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं, लेकिन मीना उसकी बात नहीं सुन रही थी। एक नर्स होने के नाते उसका पहला कर्तव्य किसी भी जीव की जान बचाना था, चाहे वह इंसान हो या जानवर। उसने बाघिन की आंखों में देखा। उनमें गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा और लाचारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मदद मांग रही हो। रोहन, हमें उसकी मदद करनी होगी, वह बहुत तकलीफ में है, मीना ने दृढ़ता से कहा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बारिश में बाहर कदम रखा। हवा में गीली मिट्टी और डर की मिलीजुली गंध थी। बाघिन ने अपना भारी सिर उठाया और एक धीमी गुर्राहट निकाली, लेकिन यह धमकी भरी नहीं, बल्कि दर्द भरी थी। मीना ने देखा कि उसके पिछले पैर से खून बह रहा था। किसी शिकारी ने उसे गोली मारी थी। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मीना ने धीमी शांत आवाज में कहा, जैसे वह किसी डरे हुए बच्चे को बहला रही हो। मीना धीरे धीरे कदम दर कदम बाघिन के करीब गई। हर कदम पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोहन गाड़ी के अंदर से असहाय होकर देख रहा था। उसने अपने हाथ प्रार्थना में जोड़ लिए थे। बाघिन मीना को अपनी बड़ी पीली आंखों से देख रही थी, जैसे वह उसके इरादों को भांप रही हो। मीना उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने बैग से फर्स्ट एड किट निकाली। बाघिन ने कोई हरकत नहीं की, बस भारी सांसें लेती रही। मीना को एहसास हुआ कि वह जन्म देने वाली है। दर्द और खून की कमी से उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। रोहन, वह बच्चों को जन्म दे रही है, हमें जल्दी करनी होगी, मीना ने आवाज लगाई। वह जानती थी कि यह कितना खतरनाक है, लेकिन वह उस मां को और उसके अजन्मे बच्चों को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। यह उसके दादा की दी हुई शिक्षा के खिलाफ था। जंगल ने हमेशा उसे शांति दी थी,
और आज जंगल की एक संतान उससे मदद मांग रही थी। मीना ने अपने सारे डर को एक तरफ रख दिया और अपने काम में लग गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसका पूरा ध्यान बाघिन पर था। वह उससे लगातार शांत और मधुर स्वर में बात करती रही, उसे दिलासा देती रही। कुछ ही देर में बाघिन ने एक छोटे असहाय शावक को जन्म दिया, फिर एक और। कुल 3 शावक पैदा हुए, लेकिन केवल एक ही जीवित था। उसकी आंखें अभी तक नहीं खुली थीं और वह अपनी मां के लिए धीमी आवाज में रो रहा था। मीना ने जब उस नन्ही सी जान को अपने हाथों में उठाया, तो एक अजीब सी ममता उसके दिल में भर आई। तभी बाघिन ने आखिरी बार अपना सिर उठाया। उसने अपने बच्चे को देखने की कोशिश की। मीना ने कांपते हुए हाथों से शावक को उसकी मां के चेहरे के पास किया। बाघिन ने अपनी खुरदरी जीभ से उसे चाटा, अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसे अपना प्यार दिया। फिर उसकी आंखों ने मीना को देखा, जैसे वह उसे धन्यवाद कह रही हो, और हमेशा के लिए बंद हो गईं। मीना की आंखों से आंसू बहने लगे। एक मां ने अपनी जान देकर अपने बच्चे को उसके हाथों में सौंप दिया था। रोहन भी गाड़ी से बाहर आ गया था। उसकी आंखों में भी नमी थी। मीना, अब हमें यहां से चलना होगा। यह सुरक्षित नहीं है, उसने धीरे से कहा। मीना ने उस नन्हे शावक को देखा, जो अब अनाथ हो चुका था। वह उसे जंगल में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। उसने उसे अपनी शॉल में लपेटा और गाड़ी में बैठ गई। घर चलो रोहन, जल्दी, उसने सिसकते हुए कहा। जब वे घर पहुंचे, तो विक्रम जी बरामदे में ही उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मीना के हाथ में शावक को देखा, तो उनकी अनुभवी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। यह क्या है बेटी? उन्होंने पूछा। मीना ने रोते रोते उन्हें पूरी कहानी सुनाई। विक्रम जी ने एक गहरी सांस ली। वह जानते थे कि उनकी पोती ने जो किया है वह खतरनाक है, लेकिन उन्हें उस पर गर्व भी था। उन्होंने कहा, ठीक है, अभी के लिए इसे अंदर ले आओ। हम इसे मरने नहीं देंगे। अगले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। मीना और विक्रम जी ने उस नन्हे शावक की देखभाल में दिन रात एक कर दिए। मीना ने उसका नाम शेरू रखा। वह उसे बोतल से दूध पिलाती, उसे गर्म रखती और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। विक्रम जी ने अपने पुराने ज्ञान का उपयोग करके उसके लिए एक विशेष दूध का फार्मूला तैयार किया। धीरे धीरे शेरू की हालत सुधरने लगी। उसकी आंखें खुल गईं और वह घर में इधर उधर लुढ़कने लगा। वह मीना को अपनी मां समझने लगा था। वह जहां भी जाती, शेरू उसके पीछे पीछे चलता। वह उसके पैरों से लिपट जाता, उसकी उंगलियों को चबाता और रात में उसके बिस्तर के पास ही सोता। मीना के लिए शेरू सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उसका बच्चा बन गया था। वह काम से लौटकर अपना सारा समय उसी के साथ बिताती। उसकी मासूम शरारतें देखकर वह अपने सारे दिन की थकान भूल जाती थी। समय बीतता गया और शेरू तेजी से बढ़ने लगा। वह अब एक छोटा शावक नहीं, बल्कि एक बड़ा और ताकतवर किशोर बाघ बन गया था। उसका आकार एक बड़े कुत्ते जितना हो गया था और उसकी गुर्राहट में अब एक जंगली ताकत आने लगी थी। विक्रम जी जानते थे कि यह स्थिति ज्यादा दिन नहीं चल सकती। मीना, तुम्हें समझना होगा, शेरू की जगह यह घर नहीं, जंगल है, वह अक्सर कहते। लेकिन मीना यह सुनने को तैयार नहीं थी। वह शेरू को खुद से दूर करने के ख्याल से ही कांप जाती थी। उसने गांव वालों से शेरू को छुपाकर रखना शुरू कर दिया। दिन में जब वह काम पर होती, तो वह शेरू को घर के पीछे बने एक बड़े बाड़े में बंद कर देती। शाम को लौटकर वह उसे बाहर निकालती और उसके साथ खेलती। यह उनका रोज का नियम बन गया था। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि एक जोड़ी आंखें उन पर नजर रख रही थीं। गांव का सबसे अमीर और भ्रष्ट ठेकेदार सूरज सिंह, जिसका जंगल की अवैध कटाई का कारोबार था, उसका बेटा था राजन। राजन एक बिगड़ैल और घमंडी लड़का था, जो समझता था कि वह पैसे और ताकत के दम पर कुछ भी हासिल कर सकता है। उसकी बुरी नजर मीना पर थी। वह कई बार उसका रास्ता रोक चुका था और उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन मीना ने उसे हमेशा झिड़क दिया था। अपनी हरकतों के कारण राजन को मीना की नापसंदगी का सामना करना पड़ा। एक शाम जब मीना काम से लौट रही थी, राजन ने फिर उसका रास्ता रोक लिया।
मीना, कब तक मुझसे भागोगी? तुम जानती हो कि तुम मेरी हो सकती हो, उसने बेशर्मी से कहा। राजन, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, मीना ने गुस्से से कहा और आगे बढ़ गई। राजन ने अपमानित महसूस किया। उसने मन ही मन मीना को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन दोपहर में विक्रम जी किसी काम से शहर गए हुए थे। मीना स्वास्थ्य केंद्र में थी। राजन को यह मौका एकदम सही लगा। वह चुपके से मीना के घर के पीछे पहुंचा। उसने बाड़े में शेरू को देखा और उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने बाड़े का दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। उसका इरादा शेरू को गांव में खुला छोड़कर हंगामा खड़ा करना था, ताकि मीना मुसीबत में पड़ जाए। वह चाहता था कि वन विभाग वाले शेरू को ले जाइए और मीना अकेली और दुखी हो जाए। उसने सोचा कि ऐसी हालत में वह मीना को आसानी से अपने जाल में फंसा लेगा। दरवाजा खोलकर वह वहां से चुपचाप खिसक गया, यह सोचकर कि उसका काम हो गया है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी यह छोटी सी शरारत कितनी भयानक घटना को जन्म देने वाली थी। शाम को राजन ने मीना को एक संदेश भेजा कि वह उससे गांव के बाहर नदी के किनारे वाले आम के बाग में मिलना चाहता है। उसने लिखा कि वह उससे माफी मांगना चाहता है। मीना को उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक बार हमेशा के लिए यह मामला खत्म कर देना ही ठीक रहेगा। जब वह बाग में पहुंची तो राजन का असली रूप सामने आ गया। वह नशे में था। तुम आ गई? मैंने सोचा था तुम नहीं आओगी, उसने लड़खड़ाती जबान में कहा और मीना का हाथ पकड़ने की कोशिश की। राजन, अपनी हद में रहो, मैंने सोचा था तुम माफी मांगने वाले हो, मीना ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। माफी? और तुमसे? तुम जैसी गांव की लड़की को मैं जब चाहूं उठा सकता हूं। राजन हंसा और जबरदस्ती उसे अपनी ओर खींचने लगा। मीना डर गई। वह मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। राजन ने मीना को जमीन पर गिरा दिया और उस पर हावी होने की कोशिश करने लगा। मीना अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी, लेकिन राजन की पाश्विक शक्ति के आगे वह बेबस थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका दिल डर से कांप रहा था। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। तभी झाड़ियों के पीछे से एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी। इससे पहले कि राजन कुछ समझ पाता, एक नारंगी और काली बिजली उस पर आ गिरी। वह शेरू था। वह बाड़े से निकलकर मीना को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा था। अपनी मां को खतरे में देखकर उसका जंगली स्वभाव जाग गया था। उसने अपने पंजों से राजन पर हमला किया और उसे मीना के ऊपर से खींचकर दूर फेंक दिया। राजन दर्द से चीख पड़ा। शेरू उसके ऊपर खड़ा होकर गुर्रा रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मीना ने कांपते हुए आवाज दी, शेरू, नहीं, उसे छोड़ दो। शेरू ने मीना की आवाज सुनी और पीछे हट गया। वह तुरंत मीना के पास आया और किसी वफादार कुत्ते की तरह उसके हाथ चाटने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि वह ठीक है या नहीं। राजन, जिसकी जांघ पर गहरे घाव थे, किसी तरह लंगड़ाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। अगले दिन गांव में हंगामा मच गया। राजन ने अपने पिता सूरज सिंह को सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया कि मीना के पालतू बाघ ने उस पर बिना किसी कारण के हमला कर दिया। सूरज सिंह आग बबूला हो गया। वह अपने आदमियों और वन विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ विक्रम जी के घर पहुंच गया। विक्रम, तुम्हारी पोती ने एक आदमखोर जानवर पाल रखा है। उसने मेरे बेटे पर हमला किया। या तो इस जानवर को गोली मार दी जाएगी या हम इसे हमेशा के लिए पिंजरे में डाल देंगे, वह चिल्लाया। मीना और विक्रम जी बेबस थे। कानून उनके खिलाफ था। मीना रो रही थी, शेरू को अपने सीने से लगाए हुए। वह अपने रक्षक को पिंजरे में या मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती थी। उसकी आंखों में देखते हुए उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। विक्रम जी सही थे। शेरू की जगह जंगल में ही थी। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, विक्रम जी और मीना ने एक भारी दिल से फैसला लिया। विक्रम जी ने अपनी पुरानी जीप निकाली। मीना ने शेरू को आखिरी बार गले लगाया, उसके माथे को चूमा और रोते हुए उसे जीप में बिठाया। जाओ शेरू, अपनी दुनिया में लौट जाओ। तुम आजाद रहने के लिए पैदा हुए हो।
पिंजरे में कैद होने के लिए नहीं, वो सिसकी। विक्रम जी शेरू को लेकर जंगल के बहुत अंदर एक ऐसे इलाके में चले गए जहां इंसानों का आना जाना नहीं था। उन्होंने उसे वहां छोड़ दिया और भारी मन से लौट आए। कई महीने बीत गए। मीना का जीवन खाली खाली सा हो गया था। वह हर पल शेरू को याद करती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसने जो किया वही सही था। राजन और उसके पिता ने कुछ समय के लिए शांति बनाए रखी, लेकिन मीना जानती थी कि वे सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। गांव में एक नया ईमानदार फॉरेस्ट रेंजर आया था, जिसका नाम समीर था। वह विक्रम जी का बहुत सम्मान करता था और अक्सर उनसे मिलने आता था। मीना और समीर में धीरे धीरे दोस्ती हो गई। एक दिन विक्रम जी अपनी नियमित गश्त पर जंगल के अंदरूनी हिस्से में गए, जहां उनका एक पुराना फॉरेस्ट आउटपोस्ट था। उन्होंने कहा था कि वह शाम तक लौट आएंगे, लेकिन जब वह अगली सुबह तक नहीं लौटे, तो मीना का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। मीना घबराई हुई समीर के पास पहुंची। समीर, दादाजी कल सुबह से नहीं लौटे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने कहा। समीर ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और वे विक्रम जी की खोज में निकल पड़े। मीना भी उनके साथ गई। वह किसी भी हाल में अपने दादा को ढूंढना चाहती थी। वे जीप से उस रास्ते पर चल पड़े जिस पर विक्रम जी गए थे। कुछ किलोमीटर अंदर जाने के बाद समीर ने गाड़ी रोकी। सड़क पर ताजी कटी हुई लकड़ियों के निशान थे। यह अजीब है, इस इलाके में लकड़ी की कटाई पर सालों से प्रतिबंध है, समीर ने कहा। उसे शक हुआ कि यहां कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने जीप वहीं छोड़ दी और पैदल आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वे जंगल में गहरे उतरते गए, उन्हें मशीनों की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। समीर ने सबको चुप रहने का इशारा किया। वे आवाज की दिशा में आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने जो देखा, उससे उनके होश उड़ गए। जंगल के बीच में एक बड़े हिस्से को साफ कर दिया गया था। वहां अवैध रूप से पेड़ों की कटाई चल रही थी, और इस पूरे गिरोह का सरगना कोई और नहीं बल्कि राजन और उसका पिता सूरज सिंह था। उन्होंने देखा कि विक्रम जी को एक पेड़ से बांध कर रखा गया था। उनका चेहरा सूझा हुआ था। शायद उन्होंने विरोध करने की कोशिश की होगी। मीना का दिल टूट गया। उसके दादा उन दरिंदों के कब्जे में थे। समीर ने तुरंत अपने वायरलेस सेट पर पुलिस को सूचित करने की कोशिश की, लेकिन जंगल के इतने अंदर सिग्नल नहीं था। हमें यहां से निकलकर सिग्नल वाली जगह पर पहुंचना होगा, समीर ने फुसफुसाया। लेकिन तभी एक लकड़हारे की नजर उन पर पड़ गई। पकड़ो इन्हें, वह चिल्लाया। इससे पहले कि वे भाग पाते, सूरज सिंह के आदमियों ने उन्हें घेर लिया। समीर और उसकी छोटी टीम उन कई लोगों का मुकाबला नहीं कर सकी। उन्हें भी पकड़कर विक्रम जी के पास ही बांध दिया गया। अब वे सब उन अपराधियों के कैदी थे। मीना की आंखों में निराशा और डर था। उसे लगा कि यही उनका आखिरी दिन है। तो तुम लोग जासूसी करने आए थे? सूरज सिंह ने हंसते हुए कहा। यह बूढ़ा भी यही कर रहा था। इसे लगा कि यह हमें रोक लेगा। फिर वह मीना की ओर मुड़ा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरे रास्ते में आने की? राजन, तुम्हारा अधूरा काम आज पूरा होगा, लेकिन पहले हम इन सबको खत्म करेंगे ताकि कोई गवाह न बचे। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया। राजन एक शैतानी मुस्कान के साथ मीना की ओर बढ़ा। मीना ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शरीर डर से कांप रहा था। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। तभी मीना के दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने दादा की आंखों में देखा और उसे उनका सबक याद आया। जंगल उनकी मदद करता है जो उसका सम्मान करते हैं। उसने अपनी पूरी ताकत से एक अजीब गहरी आवाज में चीखना शुरू कर दिया। यह एक ऐसी आवाज थी जो उसने बचपन में अपने दादा से सीखी थी। एक ऐसी आवाज जो बड़े जानवरों का ध्यान आकर्षित करती थी। सब लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। चुप हो जाओ, राजन चिल्लाया, लेकिन मीना चीखती रही। वह अपनी आखिरी उम्मीद को आवाज दे रही थी। वह नहीं जानती थी कि कोई सुनेगा या नहीं, लेकिन वह बिना लड़े हार नहीं मानने वाली थी। अचानक जंगल में एक सन्नाटा छा गया।
पेड़ों पर बैठे पक्षी चुप हो गए। हवा थम सी गई। फिर दूर से एक ऐसी दहाड़ सुनाई दी जिससे जमीन कांप गई। सूरज सिंह के आदमी घबरा गए। उन्होंने अपनी बंदूकें उठा लीं और जंगल में चारों ओर देखने लगे। दहाड़ और करीब आ गई और इस बार उसमें एक गुस्सा था, एक चेतावनी थी। राजन का चेहरा डर से पीला पड़ गया था और फिर पेड़ों के बीच से वह बाहर आया। एक विशाल ताकतवर वयस्क बाघ। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसके शरीर की हर मांसपेशी गुस्से से तनी हुई थी। ये शेरू था। वे अब एक शावक नहीं, बल्कि जंगल का राजा था। शेरू ने मीना को देखा, फिर उन लोगों को देखा जिन्होंने उसे बांध रखा था। उसकी आंखों में एक पहचान थी। वह अपनी मां को बचाने आया था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शेरू ने राजन पर छलांग लगा दी। एक ही झटके में उसने राजन को जमीन पर पटक दिया। लकड़हारे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कुछ ने गोलियां चलाने की कोशिश की, लेकिन डर से उनके हाथ कांप रहे थे। शेरू बिजली की तेजी से उन पर टूट पड़ा। अपने पंजों और दांतों से उन्हें घायल करता रहा, लेकिन उसने किसी को जान से नहीं मारा। वह बस उन्हें असहाय बना रहा था। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर समीर और विक्रम जी ने खुद को और मीना को आजाद कर लिया। उन्होंने भागे हुए लकड़हारों की बंदूकें उठा लीं और बाकी बचे लोगों को काबू में कर लिया। कुछ ही मिनटों में पूरा मंजर बदल चुका था। घायल लकड़हारे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। सूरज सिंह और राजन भी बुरी तरह घायल थे। शेरू, जिसका काम पूरा हो चुका था, मीना के पास आया। वह अब भी वही मासूमियत से उसे देख रहा था। मीना ने रोते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सिर को सहलाया। तुम आ गए शेरू, तुमने हमें बचा लिया, उसने कहा। शेरू ने धीरे से उसका हाथ चाटा, जैसे अलविदा कह रहा हो। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां पहुंच गईं। समीर सिग्नल मिलते ही उन्हें सूचित करने में कामयाब हो गया था। सूरज सिंह, राजन और उनके पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अवैध कटाई, हत्या के प्रयास और कई अन्य अपराधों के लिए लंबी सजा हुई। गांव को उनके आतंक से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। मीना, विक्रम जी और समीर सुरक्षित घर लौट आए। उस दिन के बाद किसी ने शेरू को गांव के पास नहीं देखा। वह अपने घर जंगल में लौट गया था, लेकिन मीना जानती थी कि वह कहीं पास में ही है, हमेशा उसकी रक्षा कर रहा है। मीना और समीर की दोस्ती प्यार में बदल गई और कुछ समय बाद उन्होंने शादी कर ली। समीर ने विक्रम जी की जगह ले ली और एक समर्पित फॉरेस्ट रेंजर के रूप में जंगल की सेवा करने लगा। विक्रम जी अब आराम कर रहे थे, लेकिन वह अक्सर अपने पोती दामाद के साथ जंगल में जाते थे। वे कभी-कभी जंगल के एक खास हिस्से में शेरू के लिए मांस का एक बड़ा टुकड़ा रखाते थे। वे जानते थे कि वह उसे जरूर खाएगा। ये एक मूक धन्यवाद था, एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से परे था। मीना ने सीखा कि सच्चा प्यार बंधन में नहीं, बल्कि आजादी में होता है। एक शाम मीना और समीर अपनी जीप से जंगल के किनारे से गुजर रहे थे। तभी मीना ने उसे देखा। दूर एक चट्टान पर शेरू शान से बैठा था। सूरज की आखिरी किरणें उसके शरीर पर चमक रही थीं। वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक बाघिन और दो छोटे शावक खेल रहे थे। उसने अपना परिवार बना लिया था। शेरू ने उन्हें देखा और एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। फिर उसने एक धीमी संतुष्ट दहाड़ लगाई, जैसे कह रहा हो, मैं खुश हूं और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर वह अपने परिवार के साथ जंगल की गहराई में ओझल हो गया। मीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी कहानी पूरी हो चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि करुणा और दयालुता की कोई सीमा नहीं होती। मीना ने एक मरती हुई मां से किया हुआ वादा निभाया और बदले में जंगल ने उसे अपना सबसे बड़ा रक्षक दिया। यह एक अनुस्मारक है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता दो तरफा है। यदि हम इसका सम्मान करते हैं और इसकी रक्षा करते हैं, तो यह भी हमारी रक्षा करती है, उन तरीकों से जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। शेरू सिर्फ एक बाघ नहीं था, वह उस पवित्र बंधन का प्रतीक था जो इंसान और जानवर के बीच मौजूद हो सकता है। एक ऐसा बंधन जो लालच और क्रूरता पर हमेशा विजय प्राप्त करता है।
विक्रम जी अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने अपनी विरासत को सही हाथों में सौंप दिया था। मीना और समीर न केवल गांव की, बल्कि पूरे जंगल की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने अवैध शिकार और कटाई के खिलाफ एक सख्त अभियान चलाया, जिससे जंगल फिर से फलने फूलने लगा। गांव के लोग भी अब जंगल के महत्व को समझने लगे थे। उन्होंने मीना और शेरू की कहानी से सीखा था कि जंगल उनका दुश्मन नहीं, बल्कि उनका रक्षक है। वे अब पेड़ों को नहीं काटते, बल्कि नए पेड़ लगाते थे। मीना अक्सर उस रात को याद करती थी, जब वह पहली बार उस घायल बाघिन से मिली थी। उस एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उसने न केवल एक जीवन बचाया, बल्कि एक ऐसा दोस्त भी पाया जो समय और दूरी से परे था। उसने सीखा कि सबसे बड़ा साहस बंदूक उठाने में नहीं, बल्कि एक असहाय की मदद के लिए हाथ बढ़ाने में है। उसकी कहानी गांव में एक लोक कथा बन गई, जो पीढ़ियों तक सुनाई जाने वाली थी। यह एक कहानी थी कि कैसे एक साधारण लड़की जंगल की बेटी बन गई और कैसे जंगल ने अपने बेटे को उसकी रक्षा के लिए भेजा। आज भी जब बनोबीथी गांव के ऊपर चांद चमकता है, तो कभी-कभी दूर से एक शक्तिशाली दहाड़ सुनाई देती है। गांव वाले डरते नहीं, वे मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि यह शेरों की आवाज है, जो उन्हें बता रहा है कि सब कुछ ठीक है, कि वह अपने राज्य की रक्षा कर रहा है, और उस लड़की की भी, जिसने उसे जीवन का उपहार दिया था। यह एक अनुस्मारक है कि जंगल कभी नहीं भूलता, न तो उस पर किए गए जुल्मों को और न ही उस पर दिखाई गई दया को। इस कहानी में मीना ने न केवल शेरू की जान बचाई, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों की मानसिकता को भी बदल दिया। उसने उन्हें सिखाया कि इंसानों और जानवरों के बीच सह अस्तित्व संभव है। उसने साबित किया कि प्यार और सम्मान की भाषा सार्वभौमिक होती है, जिसे हर जीव समझता है। सूरज सिंह और राजन जैसे लोग हमेशा मौजूद रहेंगे, जो अपने लालच के लिए प्रकृति को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन मीना और समीर जैसे लोग भी हमेशा रहेंगे, जो अपनी जान पर खेलकर भी इसकी रक्षा करेंगे। यह अच्छाई और बुराई की शाश्वत लड़ाई है, और इस कहानी में जीत प्यार और जंगल की हुई। अंत में मीना और शेरों की कहानी एक शक्तिशाली सबक देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे ग्रह का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक छोटी सी दयालुता ने न केवल एक बाघ की जान बचाई, बल्कि एक पूरे समुदाय को बचाया और जंगल के संतुलन को फिर से स्थापित किया। शेरू जंगल में लौट गया, जहां उसकी असली जगह थी, लेकिन उसका और मीना का बंधन हमेशा कायम रहा। यह एक प्रमाण है कि प्यार और विश्वास की कोई सीमा नहीं होती। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इस असाधारण दोस्ती के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि इंसान और जंगली जानवर के बीच ऐसा गहरा रिश्ता संभव है?